नमस्कार, मैं हूं परवेज सिद्दीकी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम लीगल चैप्टर। ऐसे ही आज एक लीगल चैप्टर प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे बैंक लोन से रिलेटेड, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड लेना देना जरूर चलता है। इनसे बचने के लिए अगर बाई चांस इनके कानूनी पहलुओं में फंस जाते हैं तो उससे कैसे बच सकते हैं, या इन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में हम खास बात करेंगे हमारे साथी एनके रेड्डी साहब से, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सर, हमारे खास प्रोग्राम का स्वागत है आपका जी। सर, ये बताइए कि इसमें बैंक लोन जो होता है, बैंक लोन कितने तरीके के बैंक लोन होते हैं जो बैंक देती है, और उसमें जैसे कि जो शरीफ लोग होते हैं, कुछ जो लोन नहीं लेते, उनके डॉक्यूमेंट्स बन के लोन ले लिए जाते हैं, वो कैसे बच सकते हैं? हाँ, मैं दोनों को बातों को क्लैरिफाई करता हूँ परवेज जी। बैंक लोन जनरली दो टाइप से बैंक लोन देता है। एक तो पर्सनल लोन होगा, उसमें कोई प्रॉपर्टी आपकी मॉर्गेज नहीं होगी। पर्सनल उसकी आइडेंटिटी देखी, उसका क्राइटेरिया देखा, उसकी पेइंग कैपेसिटी देखी और बैंक ने लोन उसको एनलार्ज कर दिया। दूसरा बैंक लोन होता है कि प्रॉपर्टी को अटैच कर, उसको मॉर्गेज रखने के बाद, तो उसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर है तो वो सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन है। और अगर पर्सनल लोन है तो अनसिक्योर्ड लोन है। तो जनरली बैंक सिक्योर्ड लोन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर रीपेमेंट नहीं भी हुआ तो इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, इससे रिकवरी हो जाएगी। लेकिन बहुत ह्यूज अमाउंट में पर्सनल लोन भी बैंकिंग जो है देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, और वो उनका अमाउंट कम होता है बहुत। हाँ, वो अमाउंट, वो फिगर कम होती है। वो फिगर कम भी इसलिए भी होती है तो बैंक डरता भी है कि भाई रीपेमेंट हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन इनोसेंट, जो आप कह रहे हैं कि कैसे, तो इसका एक लंबा चैनल है। देखो, बैंक का पैसा है, आखिर को आम पब्लिक का ही पैसा है वो, तो वो उसको रीपेमेंट का गवर्नमेंट ने शेड्यूल, सारा कुछ प्लान और पूरा एक्ट बनाया हुआ है। अगर बोरोवर की नीयत ठीक है और रीपेमेंट वो कर रहा है तो लोन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां बोरोवर की प्रॉब्लम हो गई और रीपेमेंट नहीं दिया गया, वहाँ सारी डिफ़िकल्टी धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। और उस कंडीशन में बैंकिंग जो है कंडीशन इतनी इम्पोज कर देते हैं कि वो अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया और वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अभी सर, जैसे कोरोना काल चला था, काफ़ी टाइम चला, उसके बाद बैंकों ने काफ़ी टाइम तक ऐसा था कि किस्तें नहीं, हाँ, वो बैंकिंग ने मोरेटोरियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा था, मगर उसमें जो लोग डिफ़ॉल्ट हो गए थे, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट ने नहीं मानी उस चीज़ को। हाँ। मगर उस कंडीशन में, जैसे कि डिफ़ॉल्ट होने, ऐसी कोई कंडीशन होती है जिसमें वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं और उनका सिविल भी ख़राब हो जाता है, फिर वो लोन लेने लायक नहीं रहते जी। लेकिन वो अपना सिविल कैसे सही कर सकते हैं और अपना डिफ़ॉल्ट से कैसे बच सकते हैं? देखो, सीधी बात है, लोन अगर लिया है तो रीपेमेंट टाइम पे होना चाहिए। लेकिन ये कोरोना पैंडेमिक जैसा हमने फेस किया है, लगभग 2 साल हमने फेस किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए EMI को थोड़ा बैंकिंग उसको भी दिया था कि भाई ये रीपेमेंट डिले कर दो इसको, और इंटरेस्ट भी वेव ऑफ कर दो। बहुत सारे 2-3 तरीके से उनको रिबेट दिया था। लेकिन उसके बाद अब चूंकि फाइनेंशियल सारा ट्रैक पर है, अब डिफ़ॉल्ट उसको उस कैटेगरी में कवर नहीं होगा। रीपेमेंट तो करना ही होगा। रीपेमेंट नहीं करेगा तो उसको बोरोवर को जाहिर सी बात है डिफ़िकल्टी होगी। अच्छा, जैसे बोरोवर कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, जानबूझ के सिर्फ इसी उनका काम ही होता है कि लोन लेना और लोन उसको जमा ना करना। हाँ, तो उस कंडीशन में उनको कितनी सज़ा मिल सकती है और वो उन पे बैंक कितना, मतलब देखो, मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो वो जो बोरोवर खुद उसका मालिक है, बोरोवर खुद मालिक है, उसी ने लोन लिया, रीपेमेंट की गारंटी भी उसी ने ली थी, तो रीपेमेंट की लायबिलिटी भी उसी की थी। दूसरा, वो कोई इनोसेंट टीनेंट अगर उस प्रॉपर्टी में है, टीनेंट ने सपोज करो वो जो है प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, और आजकल एक ट्रेंड दिल्ली में मैं खासकर देखता हूँ कि एडिशनल एडवांस में ही अमाउंट, ह्यूज अमाउंट 5 लाख 7 लाख 10 लाख अमाउंट जो है सिक्योरिटी के रूप में वो ले लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि भाई आप इंटरेस्ट मत अपना ऐड करिए, मैं अपना ये रेंट नहीं करूँगा, आप यूज़ करो। उस कंडीशन में उस मालिक ने अगर लोन लिया हुआ है, वो तो
इस इनोसेंट टेनेंट से भी अमाउंट लेके बैठ गया और बैंक से भी लिया है, तो मैलाफाइडी तो उसकी इंटेंशन है ही है पहले से ही। अब वो अगर रीपेमेंट भी नहीं कर रहा है तो उस इनोसेंट टेनेंट को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी होगी रीपेमेंट का उसको तो देखना है। रीपेमेंट अगर नहीं हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी अटैच होगी जी, अटैच होगी, उसको सील करा जाएगा। बिल्कुल सील है, वो तो पैसे दे चुका है, वो कहाँ किस कोर्ट में जाके हाँ ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इस सिनारियो में चाहे वो इनोसेंट टेनेंट हो चाहे वो मालिक हो, इस सिनारियो में सिविल कोर्ट, ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट को कोई राइट नहीं है। आपको अप्रोच करना होगा डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी अप्रोच करना होगा, वहीं आपको अपना पक्ष रखना होगा, चाहे वो इनोसेंट टेनेंट हो चाहे वो बोरोवर हो। बोरोवर भी होगा तो वो भी अपने ग्राउंड बताएगा, लेकिन बताएगा डीआरटी में ही जाके, वहीं उसको एकमात्र एक प्लेटफार्म है जहां उसको रिलीफ कुछ मिल सकता है। सिविल कोर्ट को इस सिविल कोर्ट को इस सिनारियो में कोई राइट नहीं है हस्तक्षेप करने का, कोई राइट नहीं है। नहीं, इसके लिए स्पेशल एक ट्रिब्यूनल है, बिल्कुल ट्रिब्यूनल बना हुआ है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। वहीं दोनों पार्टी की, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की भी और बोरोवर की भी, दोनों की वहीं पुलिस होनी जाएगी। मैं एक क्वेश्चन और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये कि बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं जी, और क्रेडिट कार्ड यूज़ करा, स्वैप कर लिया और बैठ गए, उसके पेमेंट नहीं करी, तो उसमें कौन से, ये क्या लोन का देखो, ये क्रेडिट कार्ड एक तरह से पर्सनल लोन आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई अनसिक्योर्ड है, इसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, ठीक है ना। उनके पास एक राइट ऐसा है, उनके पास लोन बैंक ने दिया, क्रेडिट से आपको लोन दिया, सिक्योर्ड कुछ है नहीं, लेकिन उसकी टर्म कंडीशन इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं। सपोज करो 30 तारीख उसकी डेडलाइन है कि आपको 30 तारीख तक इसका जो पर मंथ का जो भी आपका वो जमा करनी है, और आप जमा नहीं करते हैं तो फिर उनकी कंडीशनल जो है, जैसे वो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है ना, उस हिसाब से उसकी बहुत ह्यूज पेनल्टीज हैं, और वो पेनल्टी सपोज करो पहले महीने उन्होंने 20,000 रुपये इम्पोज कर दी, और बोरोवर ये फिर भी नेग्लिजेंसी करेगा, तो फिर उनके पास वो अल्टीमेटली वो सिविल की तरफ जाएंगे, सिविल उसको डैमेज करेंगे, और फिर वो प्रॉब्लम होगी। रीपेमेंट टाइम पे हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि बैंक भी अपना ये थर्ड पार्टी को दे देते हैं रिकवरी के लिए कि वे आप रिकवर करो, वो कहते हैं कि कोर्ट से हम फ़ोन कर रहे हैं, भाई तुम्हें पैसे दो, कोर्ट आओ। हाँ। उस केस में क्या मतलब बैंक उनको जेल पहुंचा सकता है, या फिर वो जो तरीका है रिकवर करने का वो सही है? नहीं, देखो, जो थ्रेटनिंग है वो तो किसी भी सूरत में सही नहीं है। थ्रेटनिंग वाला वो थर्ड पार्टी जो कर देते हैं रिकवरी, उनको राइट दे देते हैं, वो थ्रेटनिंग कर रहे हैं, हम जेल भिजवा देंगे, हम यहाँ से हमारे पास भी बहुत क्लाइंट आते हैं कि हमें धमकी मिली है, और वो ये कह रहे हैं डायरेक्ट जेल भिजवाएंगे, एफआईआर रजिस्टर हो गई है, वो सब ये जो है अलग अलग तरीके हैं जो थर्ड पार्टी विक्टिम जो बना है वो कंप्लेंट कर सकता है, वो थ्रेट। हाँ, वो देखो, दो बातें हैं, जहाँ एक तो वो खुद डिफाल्टर है, डिफाल्टर होने की वजह से उसकी कॉन्शियस या खुद वो आगे इतना नहीं बढ़ पाता कि कंप्लेंट करे। अदरवाइज अगर उसको कोई धमकाता है और वो रीपेमेंट कर रहा है तो फिर उसका राइट है, वो एफआईआर कर सकता है। नहीं, वो इंटेंशनली नहीं कर पा रहा, उसकी हाँ नहीं, ऐसी होगी, हाँ उसकी कंडीशन, वो मजबूरी, उसकी मजबूरी होगी, उसकी हालात ऐसी होगी कि वो एफआईआर तो क्या, वो तो अपने पैसे रीपेमेंट नहीं कर पा रहा। इंसानों को बहुत से केस देखे गए हैं कि लोग जो लोन ले लेते हैं, कर्ज में डूब के मर जाते हैं जी, मगर बिल नहीं जमा, वो थ्रेड के अकॉर्डिंग जो हाँ, वो बहुत सारे सिनारियो हैं। तो क्या जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा और उसको थ्रेड मिल रही है, तो कानूनी सहायता ले सकता है? वो कानूनी सहायता ले सकता है, वो कानूनी सहायता लेकिन किसी भी प्लेटफार्म पे जाएगा, बैंकिंग लोन और रीपेमेंट, कोर्ट को तो रीपेमेंट देखना है, कोर्ट साइकिलो इमोशन में तो नहीं बहेगा, ठीक है ना। और रीपेमेंट की तरफ, चूँकि वो पब्लिक मनी है, कोर्ट का भी ओपिनियन जनरली यही रहती है कि भाई रीपेमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि पब्लिक का फंड है। सही बात है। पब्लिक फंड के लिए कोर्ट जो है थोड़ा सा
रुझान रखती है कि भाई पब्लिक फंड रिकवर होना चाहिए। अब उसके पास है ही नहीं तो मतलब है नहीं तो उसको टाइम दे दिया जाता है, या तो उसको उसकी बोनाफाइडी अगर रिफ्लेक्ट हो रही है कि मैं थोड़े थोड़े करके दूंगा या इस EMI करके दूंगा, किस्तों में दे दूंगा, तो वो थोड़ा कोर्ट ऑब्जर्व करती है, उस टाइम पे उसको टाइम दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है। सिक्योर लोन के अंदर जैसे किसी ने अपनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में रख दी, जी, लिए 1 करोड़ रुपए का, जी, प्रॉपर्टी उसकी 2 करोड़ या 3 करोड़ की है, जी, तो अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाता जी, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? वो प्रॉपर्टी देखो एक तरीका है, वो चैनल है। सपोज करो डिफ़ॉल्ट हो गया, पेमेंट रीपेमेंट नहीं हो पाता है, तो बैंक जो है कंसर्न CMM के यहाँ, कंसर्न चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको नोटिस देने के बाद उसको बोरोवर को, तो सारा DRT में चल रहा होगा। नहीं मैं बताऊंगा, एक तरीका मैं बता देता हूँ, 5 मिनट में कवर कर दूंगा। अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो बैंक पहले तो उसको नोटिस चस्पा करेगा, नोटिस चस्पा करके कि 15 दिन का टाइम है आपके पास, आपका जो है अकाउंट NPA डिक्लेयर कर दिया गया है, आप या तो रीपेमेंट पूरा कंप्लीट अमाउंट जमा कर दो, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। एक नोटिस चस्पा करके राइटिंग में उसको नोटिस देगा। उस टेन्योर के कंप्लीट 15 दिन कंप्लीट होने के बाद कंसर्न CMM के यहाँ बैंक अप्रोच करेगा कि जी हमने उसको नोटिस दिया था, फिर भी उसने पैसा जमा नहीं किया है, तो आप इस प्रॉपर्टी को हमें अटैच करवा दो। तो कंसर्न CMM किसी भी एडवोकेट को रिसीवर अपॉइंट कर देगा सरफेसी एक्ट में, और वो रिसीवर उसको फिर एक 15 दिन का नोटिस देगा बोरोवर को कि 15 दिन के अंदर अंदर आप ये प्रॉपर्टी खाली कर दो, अदरवाइज इसको खाली करके पुलिस की सहायता से और इसका पोजेसन बैंक को दे दिया जाएगा। तो ये एक चैनल है, इस चैनल से आएगा। अब इस जिस कोर्ट ने एक मिनट में पूरे कर लूँ, जिस कोर्ट ने CMM ने वो सरफेसी में रिसीवर अपॉइंट किया है, उस कोर्ट को भी उसके बाद उस पिटीशन को कोई हस्तक्षेप करने का राइट नहीं बचा। ना बोरोवर का कोई राइट वहाँ पे है, न बोरोवर CMM के यहाँ जाके अपनी प्ली रख सकता, कुछ नहीं, वो सीधे DRT जाए। उसका सिर्फ एकमात्र जो है रास्ता है, DRT अप्रोच करे, DRT में अपनी प्ली रखे, अपने ग्राउंड रखे कि ये रीज़न थे, इस वजह से मैं रीपेमेंट नहीं कर पाया हूँ, मैं रीपेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, तो DRT उसको रिलीफ देगी। जनरली 90% 99% केसेस में कंडीशनल स्टे कर देते हैं, अदरवाइज उसको भी दिखता है कि भाई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, लोन 30 लाख रुपया लिया हुआ है, सारी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। जिनको बैंकों ने सीज कर रखा है और सिक्योरिटी गार्ड भी उठा रखे हैं जी 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 जी, तो उस प्रॉपर्टी का ऑक्शंस होता है या हाँ, अगला स्टेप मैं बता देता हूँ। देखो DRT से उसको कोई अगर रिलीफ नहीं मिला बोरोवर को, बैंक ने उसको पोजेसन ले लिया, बैंक ने पोजेसन ले लिया, तो आज की डेट में वो प्रॉपर्टी बैंक की है। बैंक उसको पब्लिक में, पब्लिक नोटिस पब्लिकेशन के बाद बैंक उसको जो है सार्वजनिक रूप से उसको ऑक्शन करेगा। अब बैंक की जितनी प्रॉपर्टी, जितना अमाउंट उसमें है विद इंटरेस्ट बना है, और इस ये जो रिसीवर हुआ और ये रिकवरी में जो एक्सपेंसेस हुए, ये भी सारे बैंक ऐड करता है। इन सब को एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद जितना फंड उसका बना, उस हिसाब से प्रॉपर्टी ऑक्शन की जाती है। नॉर्मल पब्लिक, आम पब्लिक में ऑक्शन नोटिस होगा। सिर्फ उतने अमाउंट की करेगी या जितने मार्केट वैल्यू होगी उस पर? देखो, अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है तो चूंकि प्रॉपर्टी तो पार्ट में तो ऑक्शन होगी, पूरी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगी, बैंक अपना अमाउंट रख लेगा और वो रिमेनिंग अमाउंट कोर्ट में जमा कर देगा कि जी हमारा रिकवर हो गया है। अगर अमाउंट कम है, अमाउंट ज़्यादा है, प्रॉपर्टी कम वैल्यू की है, तो फिर वो प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद रिमेनिंग के लिए फिर रिकवरी की तरफ बढ़ेगा, उसकी किसी और प्रॉपर्टी को या उसको अरेस्ट करने के लिए और तरीके से बैलेंस अमाउंट रिकवर करने के लिए बैंक जो है फर्दर प्रोसीडिंग स्टेप्स कर देगा। अच्छा सर, जैसे कि अभी काफ़ी ऐसा हुआ है कि जो लोन लेते हैं लोग बाग, फर्जी पेपर बना लेते हैं, जी जी जी, डॉक्यूमेंट्स बनाकर बैंक ब्रांच मैनेजर से मीटिंग कर ली, मिल ली और रिश्वत दे के उन्होंने बैंक लोन लिया। उस कंडीशन में जो फेक जिसके डॉक्यूमेंट्स बने हैं, हाँ, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी और जो पैसा जो मरा है वो बैंक का मर जाएगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, कम से कम 6-7 केस मेरे सामने ऐसे आ चुके जिनमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर बैंक ने लोन दे दिया। उसी प्रॉपर्टी पर दूसरे बैंक ने दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एक ही है, डॉक्यूमेंट 2 आदमी ने बना लिए, दोनों ने लोन ले लिया, 2 अलग अलग बैंकों ने लोन भी दे दिया।
तो ये सारी मैं अब ये तो क्या कहूँ कि बैंकिंग ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं या क्या है क्या नहीं है, लेकिन है ज़रूर कुछ न कुछ। क्योंकि प्रॉपर्टी एक है, ओनर एक है होना चाहिए, और ओनर अगर बैंकिंग व्यवस्था में जहाँ भी है लोन अगर देते हैं तो कंसर्न बैंक उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिटेन रखता है, अपने पास रखता है, सिक्योरिटी, ठीक है ना, उन्हीं के अगेंस्ट लोन दिया जाता है। एक बैंक ने लोन दे दिया, दूसरा बैंक उसको फिर लोन दे रहा है, और वो भी क्लेम करता है कि मेरे पास भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है। ये पॉसिबल है नहीं, ये सब सारा फोर्जरी होता है, ये सब फ्रॉडबाजी जो अगर है तो या तो बोरोवर, बैंक ऑफिशियल्स की भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है, तभी तो और मैंने ये भी देखा है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख और बैंक ने उसको लोन दे दिया 1 करोड़ रुपया। क्योंकि बैंक अगर लोन देता है तो उसको पहले इवेलुएट कराता है कि प्रॉपर्टी कितने की, हम इस पे कितना लोन डिसबर्स कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो आपकी इवेल्युएशन कैसे 1 करोड़ की हो गई। तो ये जो शो करता है कि बैंकिंग ऑफिशियल्स भी इसमें कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लव्स रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और एक प्रॉपर्टी पे 2 बैंक लोन दे रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ दो लोन एक ही प्रॉपर्टी पर है, और सपोज करो प्रॉपर्टी वो 50 लाख की है, लोन 2 करोड़ रुपया है, तो बैंक का पैसा तो उसमें डूबेगा। अच्छा सर, हमारे कुछ दर्शकों को बताइए जो बैंकों से लोन ले लेते हैं, बेवजह लोन लेते हैं जी, और लोन लेने के बाद फिर वो फंस जाते हैं जी, रीपेमेंट नहीं कर पाते, तो उनको बैंक लोन लेना चाहिए या फिर उनको फ्यूचर देख के कि हम देखो बैंक लोन एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, बशर्ते वो रीपेमेंट टाइम पर होती रहे, ठीक है ना। जिसने रीपेमेंट का अपना फिक्र किया और सोच विचार कर बैंक लोन लिया तो उसके लिए तो ये बेनिफिट का है। लेकिन अगर रीपेमेंट की उसकी कैपेसिटी अगर है नहीं और लोन लोगे तो वो फिर जो प्रॉपर्टी जमा है वो भी अटैच हो जाएगी। तो लोन सोचने वाली बात है, लोन सिर्फ उसको लेना चाहिए जो अपने व्यवसाय में लगाता है, जिसको पता है आने वाले टाइम में मैं पैसा निकाल सकता हूँ। अगर बाई चांस वो रीपेमेंट नहीं कर पाता तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, बैंक उस पर कानूनी शिकंजा कस सकता है, जिससे उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। अच्छा सर, हमें ये बताइए, क्रेडिट कार्ड आजकल बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के, बैंक लोन लेने के, तो लोगों को जो बेफजूल में क्रेडिट कार्ड बहुत सारे बनवा लेते हैं, बैंक लोन ले लिया जी, हाँ जी कोई मतलब नहीं चलो ले लो, तो ये चीज़ करना चाहिए या इनसे बचना चाहिए? देखो मैं फिर वही क्वेश्चन का आंसर दोबारा दोहराता हूँ कि अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए। रीपेमेंट की अगर कैपेसिटी है तो इतना ही फैलाना चाहिए जितनी उसकी रिजाई है। रीपेमेंट अगर कर सकता है तो उसी हिसाब से क्रेडिट कार्ड यूज़ करे, उसी हिसाब से लोन ले, अगर अदरवाइज फिर डिफिकल्टी बढ़ेगी। हाँ। ये आज का हमारा टॉपिक था बैंक लोन से रिलेटेड। जो लोग लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड बेवजह बनवा लेते हैं और रीपेमेंट करने में परेशानियां आती हैं और जिससे उनका सिविल खराब हो जाता है। सिविल खराब होने के बाद फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम बहुत हो सकती हैं। बीच में देखा गया है कि काफ़ी एम्बेसी सिविल स्कोर भी चेक करती थी वीज़ा देने से पहले, इसलिए आप अपना सिविल स्कोर खराब ना करें। बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड जब भी बनवाएं जब आपको उसकी ज़रूरत हो। आपने देखा बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड बेवजह लेने से आपको कितनी परेशानी आ सकती है, इसलिए इन परेशानी से बचने के लिए सावधानी बरतिए और जब इनकी ज़रूरत हो जब ही लीजिएगा। ऐसे ही प्रोग्रामों को देखने के लिए हमें आप लॉगिन कर सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या कोई स्पेशल प्रोग्राम देखना चाहते हैं या किसी धार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं, या वकील साहब से सीधी राय लेना चाहते हैं तो इनका नीचे दिया नंबर है उस पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।